हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। अब कार्बन एमिशन को लेकर एक सेशन हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, कार्बन बॉर्डर टैक्स बाय यूरोपियन यूनियन। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर इनकेस आपने वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। अब उस सेशन में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करने के लिए जो एफर्ट्स करे जा रहे हैं वो हमने डिस्कस किया था। साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्लेज लिया था COP26 ग्लासगो में जो हुई थी कि इंडिया 2070 तक, मतलब 2070 तक कार्बन एमिशन की वैल्यू को 0% अचीव कर लेगा। अब वो कैसे करेगा वो हम COP27 में अनवील करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि हमें कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करने के लिए कुछ ना कुछ टैक्स या कुछ ना कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगानी होंगी। अब ये आर्टिकल द हिंदू में हमें देखने को मिला था। लिखा किसके द्वारा गया है, यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है, विनोद थॉमस, क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, रिस्क एंड रिजिलियंस इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ऐसा हम कोई भी प्राइस नहीं पे करते, और यही एक रीज़न है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता रहता है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज लाइक सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलता रहता है। जैसे रिसेंटली सिक्किम में अवलांच आया और 7 डेथ हो चुकी हैं उस अवलांच में, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर हम 25 ईयर्स का एक डाटा देखें तो जो माउंटेन रीजन है हमारे इंडिया का, वहाँ पर 0.66% टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कार्बन एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 25 ईयर्स में ग्लोबली 0.40% के आसपास इंक्रीज़ हो चुका है। और 2030 तक 1 to 1.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने की संभावना है अगर हम कार्बन एमिशन की मात्रा को कम नहीं करते। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो जीडीपी ग्रोथ की आड़ में हम यहाँ पर जो क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब जो क्लाइमेट को लेकर हम यहाँ सीरियस नहीं है और कार्बन एमिशन की वैल्यू को किस तरह से कम करा जा सके उसको लेकर ऐसा हम यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा उसमें। अब यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ बेसिक सा समझ लेते हैं ओवरव्यू कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कार्बन एमिशन से हमें जो रिज़ल्ट है वो 2030 में देखने को मिलेगा। जैसे करंट एमिशन रेट देखें तो 6.5 टन है पर पर्सन, और 2030 तक जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की संभावना है। और देन ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन अकाउंटिंग और ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ मेथड टू मेजर एंड ट्रैक हाउ मच ग्रीन हाउस गैस एन ऑर्गेनाइजेशन एमिट्स। अब ये जो एमिट्स ऑर्गेनाइजेशन करती है, अब कोई भी कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जीडीपी हर कंट्री यहाँ पर अपना इंक्रीज़ करना चाहती है, मतलब इकोनॉमिकल वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। अब नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर उसके लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे आप किसी भी वे में उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम अगर सिंपल सा वे समझें तो ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है कार्बन एमिशन जो अभी हमें इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज को लेकर है उसके लिए डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अब हम किस तरह से कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑथर ने 3 वेज बताए हैं। 3 तरीके से हम यहाँ पर कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर सकते हैं। पहला तरीका, कार्बन टैक्स। अगर हम डोमेस्टिकली कार्बन टैक्स लगा दें, जैसे कोरिया में और सिंगापुर में हमें देखने को मिलता है, अगर इंडिया इस तरह से कार्बन टैक्स लगाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो एक एम है 2070 तक वो हम अचीव कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड वे, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS। ये हमने कार्बन बॉर्डर टैक्स में काफ़ी अच्छे से समझा था। सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि इंडिया यहाँ पर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पर वर्क करता है, तो उस केस में हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, इंडिया के द्वारा यहाँ पर कंपनीज़ को कहा जाएगा, मान लो एक कंपनी को कहा जाएगा कि आप पर ईयर 5 GT कार्बन एमिशन ही कर पाएंगे, मतलब गीगाटन कार्बन एमिशन ही कर पाएंगे। अगर ये इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो इसको ऐसा लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट लेना होगा। नहीं तो अगर ये कम करता है, मतलब कंपनी कम करती है कार्बन एमिशन, मान लो कि 4 GT करती है, तो उस केस में
जो 1 GT है वो सरप्लस में चला जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ कर पाएगी। अगर वो ज़्यादा करेगी तो उसके लिए उसको ऐसा सर्टिफिकेट लेना होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी प्रपोज करा गया और चाइना के द्वारा। अब यहाँ पर थर्ड वे क्या हो सकता है, इम्पोर्ट टैरिफ। ये भी एक अच्छा वे है कि अगर हम इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाएं कार्बन कंटेंट पर, तो उस केस में भी कि हम कुछ ईयर के बाद कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर सकते हैं। और 46 कंट्रीज़ जो अगर ग्लोबली देखें तो 30% कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने इस तरह का यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। और यहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी आपको पता होना चाहिए, $6 पर टन, हालांकि बहुत कम है $6 पर टन। अब 1 टन कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 1 कार्बन टन से। आप ऐसे कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में, काफ़ी ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलती है 1 टन से। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, ये आप वर्ल्ड वाइड कार्बन एमिशन की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए मिडल ईस्ट, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, रशिया, USA, चाइनीज़ एंड देन इंडिया। ये सभी की सभी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। बाकी आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है कि कौन सी कंट्री का ज़्यादा यहाँ पर मतलब एक तरह से जो ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, बट आपको यहाँ पर एक वैल्यू का पता होना चाहिए, मतलब एक तरह से ओवरऑल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम 2030 तक 23% कार्बन एमिशन में रिडक्शन चाहते हैं तो इंडिया उसमें $25 यहाँ पर चार्ज करे कार्बन एमिशन पर, USA $75 चार्ज करे और चाइनीज़ $50 चार्ज करें कार्बन एमिशन जो भी गुड्स हैं उस पर। तभी हम 2030 का जो एक टारगेट है 23% रिडक्शन का वो अचीव कर पाएंगे। तो होपफुली यहाँ पर ये वैल्यू आपने याद रखनी है। बेनिफिट ऑफ कार्बन प्राइसिंग पर अगर हम देखें तो हमें डैमेजेस को अवॉइड करना होगा, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर हमें टैक्स लगाना होगा और उसके बाद ही हम यहाँ पर एक तरह से कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर पाएंगे, जैसे ब्रिटिशर्स, यूरोपियन यूनियन, कोलंबिया, कनाडा और स्वीडन के द्वारा लगाया जाता है। अब इंडिया के द्वारा डायरेक्टली तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इंडिया टैक्स लेता है स्पेशल कार्बन एमिशन वैल्यू पर। तो इंडिया किस तरह से कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर पाएगा ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, या इस तरह से हमारे देश की गवर्नमेंट एक प्रयास लगाती है कि जो लोग हैं उनको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ यहाँ पर उनका रुझान लाया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो चलाएं। और पेट्रोल और जो डीजल के प्राइसेस हैं वो हमारी गवर्नमेंट अभी के लिए तो देखें तो बढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट रीज़न नहीं है कि हम यहाँ पर कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करने के लिए हमने पेट्रोल और डीजल की जो वैल्यू है उसको मतलब प्राइस है उनको बढ़ाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्ट तौर पर ये कंसीडर करती है कि हम कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करना चाहते हैं और उसके लिए हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो हम एक समय में बंद कर देंगे, और अभी के लिए प्राइस ही इसलिए ज़्यादा रखा जा रहा है कि हम कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल स्टेट और गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पेट्रोल और डीजल पर, वो कहीं ना कहीं उन टैरिफ्स को कम करना होगा। और हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन एमिशन की जो वैल्यू है उसको कम करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे। अब फिस्कल पॉलिसीज़ में भी यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चेंज करना होगा, एक प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना होगा कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करने के लिए। अब पॉलिसी मेकर्स हैव टू चूज़ द टैक्स रेट विच वेरीज वाइडली फ्रॉम जापान। अब जापान में हमें कितना देखने को मिलता है कार्बन टैक्स, $2.65। अब यहाँ पर जापान में $2.65 है, लेकिन डेनमार्क में $165। तो इंडिया भी इस तरह से कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब एक पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कितना टैक्स लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोल और जो डीजल की गाड़ी हैं वो एक समय में बंद हो जाएंगी। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट अगर एक प्लेज लेती है और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करती है, सब्सिडीज़ देती है, तो हम कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम कर पाएंगे। और IMF के द्वारा जो फिगर रखी गई ये आपने याद रखनी है, $25 इंडिया अगर चार्ज करता है तो 2030 तक हम जो 23% का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें द मेन ऑब्स्टेकल इज़ द आर्गूमेंट बाय इंडस्ट्रियल फर्म्स।
हो सकता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं वो अगर इस तरह के टारगेट अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो यहाँ विरोध में इंडस्ट्रियल जो फर्म्स हैं वो हमें देखने को मिले, और इंडस्ट्रियल फर्म्स को डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट होगा। अगर हम क्लाइमेट जो चेंज अभी देखने को मिल रहा है, अगर हम इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, और जो हमारी जीडीपी एक है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम क्लाइमेट को बचा पाएंगे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, यूरोपियन यूनियन एक्सक्लूड्स ट्रांसपोर्ट वेयर हायर कॉस्ट वुड हैव बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमने डिस्कस किया था कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा होता क्या है। उसके बाद सिंगापुर प्रोवाइड्स वाउचर फॉर कंज्यूमर हिट बाय यूटिलिटी प्राइस राइज, और इस तरह से वाउचर्स दिया जाता है सिंगापुर के द्वारा। कैलिफोर्निया यूज़ करता है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ कार्बन परमिट्स पार्शली टू सब्साइड्स परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में यहाँ पर कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शन हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन की जो वैल्यू को कम करने का हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 1 अक्टूबर इसी साल से जो यूरोपियन यूनियन है वो बेसिकली जितने भी ये कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं उस पर एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी लगाएगा, और ये 2026 से रेगुलर बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा। और यूरोपियन यूनियन ने एक न्यू रेगुलेशन पास करा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू यहाँ पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा जो भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं, लाइक एज सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ऑयल रिफाइनरीज है, जो भी इसमें गुड्स यूज़ होता है तो उन पे यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का टारगेट है 55% कार्बन एमिशन की वैल्यू को कम करना 2030 तक, और 2050 तक बिल्कुल यहाँ पर 0% पर अचीव करना। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ETS एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। अगर यहाँ पर किसी कंट्री को एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पर वर्क करना है तो वो यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं उनको टारगेट देगी, या उनको एक तरह से यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट देगी कि आप 5 GT टन ही कार्बन एमिशन कर पाएंगे। अगर वो इससे ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस या फिर परमिट लेना होगा, अगर वो कम करते हैं तो वो सरप्लस में चला जाएगा, इन फ्यूचर के लिए वो यूज़ कर पाएंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जो आज हमने डिस्कस करा है कि कार्बन एमिशन की वैल्यू को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। 3 वेज हमने सिंपल वे में समझे। तो देखिए इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो सिक्किम में अभी रिसेंटली अवलांच आया है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।